हेलो मेरे दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आए हैं कि नया वीडियो जो 10 क्लास के जो केमिस्ट्री का जो 5 चैप्टर है जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण हमको पढ़ना पड़ेगा। तो तत्वों का वर्गीकरण से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैप्टर को हम लोग पढ़ा दें। इसका ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, लेकिन कार्बन से पहले तक जो सारा चीज था मैंने ऑब्जेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया। तो मैंने सोचा कि लास्ट वाला चैप्टर आप लोगों को थोड़ा पढ़ा देता हूं, कैसे लगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं अभी पहले तत्वों का वर्गीकरण। कहने मतलब तत्वों को जो है ना, समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में या तो अलग अलग समूह में एक ही वर्ग में रखने की प्रक्रिया को तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। तत्वों का वर्गीकरण मतलब तत्वों को एक ही समूह में रखना, समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में, एक ही ग्रुप में, एक ही जगह में रखना तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। तो तत्वों के वर्गीकरण में आप देखेंगे कि कुछ आवर्त होता है, कुछ वर्ग होता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इस तरह का जो लाइन होगा लंबा लंबा, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र में 18 वर्ग है। और इस तरह का जो लाइन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह जो लाइन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। ठीक है, मतलब खड़ा वाला को क्या बोलेंगे? वर्ग, और है ना हॉरिजॉन्टल वाला के क्षैतिज वाला क्या बोलेंगे? आवर्त। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, है ना। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रुप या वर्ग या समूह किसे कहते हैं? तीनों एक ही चीज है। ग्रुप या वर्ग या समूह किसे कहते हैं? तत्वों के आवर्त सारणी में उदर अक्षों को समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उदर अक्ष को समूह को क्या कहते हैं? हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, है ना। मतलब जो उदर अक्ष खड़ा खड़ा अक्ष को हम क्या बोलेंगे? समूह बोलेंगे। आवर्त या पीरियड किसे कहते हैं? तो तत्वों के आवर्त सारणी में क्षैतिज अक्षों की समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। क्षैतिज अक्ष कौन होगा थोड़ा सा बताते हैं हम आपको। ठीक है, क्षैतिज अक्ष की बात करें तो ये वाला हो जाएगा वर्ग। मान लेते ऐसा है, इसमें कितना वर्ग हो जाएगा? 1 2 3 4 वर्ग हो गया। मान लेते ऐसा है, इसे हम क्या बोलेंगे? आवर्त। ठीक है, मतलब क्षैतिज अक्ष को आवर्त और उदर को क्या बोलेंगे? अक्ष, वर्ग। ठीक है, वर्ग। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके एक फॉर्मूला है जो बहुत बार बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसका नाम है डोबे-राइनर ट्रिक। देखो तब आज जो हमारे पास मॉडल टेबल है वो मॉडल टेबल शुरू से ही नहीं था। एक बात देखिए, वो मॉडल टेबल हमारे पास शुरू से नहीं था, है ना। तो सबसे पहले डोबे-राइनर ट्रिक ने क्या किया था? डोबे-राइनर नामक वैज्ञानिक ने एक आधुनिक एक मॉडल टेबल बनाया था, बनाने की कोशिश किया था। तो सन 1817 ईस्वी में जर्मन रसायन डोबे-राइनर ने, है ना, बताया कि यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को एक परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। कह रहा है कि अगर समान गुण तत्वों को एक बढ़ते द्रव्यमान के आधार पर सजा लिया जाए तो बीच वाला तत्वों का जो परमाणु का द्रव्यमान होगा शेष 2 तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। औसत मतलब दोनों का जोड़ लेना और 2 से भाग लगा देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। देखो यहाँ दिया लिथियम और सोडियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम देखिएगा, ये बीज वाला तत्व है। सोडियम कौन सा तत्व है? बीज वाला तत्व है। सोडियम आपका हो गया बीज वाला तत्व। तो लिथियम का द्रव्यमान होता है 7 और पोटेशियम कितना होता है? 39। तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग लगाया, मतलब औसत कहने मतलब दोनों का द्रव्यमान क्या करो? जोड़ लो, है ना। तो 7 प्लस कितना? 39/2, यही औसत। किसका औसत? लिथियम और पोटेशियम। और लिथियम पोटेशियम के बीच में कौन आया? बढ़ते क्रम में सजाने पर सोडियम आया। तो कह रहा है कि सोडियम का क्या हुआ, है ना, 23 आ गया। उसका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा जोड़ने के बाद, है ना? 46/2, यानी कितना आ गया आपका? 23 आ गया। ठीक है, तो ये क्या था? डोबे-राइनर का ट्रिक था, लेकिन ये ज्यादातर चला नहीं है, कुछ ही तत्वों तक लागू हो सका, फिर बाद में इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया गया। ठीक है, छोड़ दिया गया। तो ये हर तत्व के लिए लागू नहीं हो पाया, है ना। इसमें बहुत सारी खामियां थी। ठीक है, तो डोबे-राइनर की सीमा के बारे में लिख रहा था। कभी पूछेगा डोबे-राइनर की सीमाओं के बारे में लिखे, तो डोबे-राइनर के तत्वों की सीमाएं निम्नलिखित है ना। उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के वर्गीकरण ट्रिक के आधार पर नहीं हो सका। ठीक है, मतलब जो उस समय जितना तत्व था वो उसके ट्रिक के आधार पर वो तत्वों का भी वर्गीकरण नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ तत्व पर लागू हुआ, कुछ तत्व पर लागू नहीं हुआ, है ना। यह ट्रिक नियम कुछ ही तत्वों पर
है ना, सीमित रह गया। ठीक है, और उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ट्रिक ही ज्ञात हो सका। उस समय केवल 3 ट्रिक ही क्या किया था, ज्ञात हो सका। अब देखो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक आएगा और उसने एक परमाणु के पीरियड टेबल के बारे में बात करेगा और वो अष्टक नियम होगा, इनके 8 तत्वों को एक साथ लिखेगा वो। ठीक है, तो उसने देखो इसका परिभाषा क्या होगा। तो न्यूलैंड ने आके क्या किया, अष्टक का सिद्धांत देने की कोशिश किया। तो न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु धर्मन की बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार सजाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का ग्रुप, है ना, प्रथम तत्व के ग्रुप के, है ना, समान होते हैं। इसे न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत कहते हैं। तो इसने क्या किया था, इस तरह से क्या कर लिया था, है ना, 8 तत्वों के इस तरह से ग्रुप बना के, इनके समूह बना के सजाया था, है ना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर, है ना, आपका देखो यहाँ पे आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, इस तरह से किया था। अब कितना तो 8 हो। तो इसका कहना है जैसे गाना का धुन होता है उस तरह से, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, इसका कहना है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे कितना तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तत्वों के बाद गुण क्या आ जाता, समान आ जाएगा। उसका कहना है कि जो लिथियम है, तो लिथियम भी एक के कौन सा धातु जानते हो, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। लिथियम को चाकू से करते हैं, सोडियम को चाकू से करता है। इसका कहना है कि यहां से हम 8वें तत्व लेंगे, अगर 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 8, तो हर एक 8वें तत्व का गुण क्या होगा, समान मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर अगला है गया 6 7 8। देखो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों एक लगभग समान तत्वों के बारे में है, लेकिन ये भी कुछ ही तत्वों तक क्या ये चीज चला। मतलब डोबेनेनर ने ट्रिक का सिद्धांत दिया था, तो वो भी कुछ ही तत्व चला। उसके बाद फिर आपका न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया था, उसने कहा कि प्रत्येक 8वें, मतलब कुछ तत्वों का ऐसे सजा लिया और प्रत्येक 8वें तत्वों का गुण क्या बोला, बराबर। मतलब जहां से गिनना शुरू करो, वहां से गिनते गिनते वहां से उसका 8 तक जाओ, उसका गुण और उसका गुण बराबर आएगा। मान लेते इस लाइन में कितना लड़का खड़ा है, 8 लड़का खड़ा है, तो पहला लड़का का गुण और अंतिम में जो 8वां लड़का है उसका गुण क्या होगा, समान मिलेगा। इस तरह का वो ट्रिक दिया था, लेकिन ये भी कुछ हद तक लागू हो पाया था, कुछ ही तत्वों पर लागू हो पाया, सारे तत्वों पर लागू नहीं हो सका। ठीक है, किसी आखिरी गैस के बारे में चर्चा नहीं कर पाया था, बहुत सारे इसमें कमियां रहेगी। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे देखते हैं फिर से इसका क्या कमी था, है ना। तो इनका कमी की बात करें अगर, तो न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत की निम्नलिखित कमी है ना। तो न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत की निम्नलिखित सीमाएं है या कमियां बोल सकते हैं। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम, मतलब हाइड्रोजन 1 से लेकर कहा कैल्शियम के 20 तक ही क्या हुआ, लागू हो सका, है ना। यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही सही था, हल्के तत्व, भारी तत्व, यूरेनियम ये सब के लिए लागू नहीं होने वाला था। ठीक है, यह अधिक परमाणु वाले तत्वों पर लागू नहीं हो सका, यहाँ पर अधिक परमाणु पर लागू नहीं हो सका। ठीक है, तत्वों को समांजित करने के लिए दो तत्वों को, तत्वों को समान गुण समांजित करने के लिए 2 तत्वों को एक साथ रखना जो सही नहीं था। कुछ एक ही ग्रुप में तत्व, 2 तत्वों को एक ही साथ रखा, उसको ग्रुप को क्या करने के लिए, समान दिखाने के लिए, जो वो भी सही नहीं था। ठीक है, उसके बाद आता है मेडलिफ। कौन आता है, मेडलिफ, है ना। उसके बाद कौन आता है आपका, मेडलिफ। मेडलिफ की आवर्त सारणी बहुत हद तक सही रहा। उसके बाद फिर जाएगा आपका, है ना, हेनरी मोसले, जो फाइनल आधुनिक पीरियड टेबल देगा, जो हम आज भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेडलिफ ने क्या कहा था, थोड़ा बता देते हैं ना। तो मेडलिफ ने कहा था, देखो मेडलिफ का आवर्त सारणी को लिखे, ऐसा बोलेगा ऑब्जेक्टिव में, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, 2 नंबर पूछ सकता है, 5 नंबर पूछेगा। 5 नंबर पूछेगा कि मेडलिफ का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, इस तरह पूछ सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मेडलिफ नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का एक आवर्त सारणी बनाया था, जो इस प्रकार है ना। यदि तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, तो उसकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाया जाएगा, है ना। और इसमें कुछ ये भी था, मेडलिफ का आवर्त सारणी में कितना आवर्त था, 6 आवर्त था। अभी आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, याद रखिए 7 आवर्त है। मेडलिफ का आवर्त सारणी में जो ग्रुप या वर्ग था 8 वर्ग था। कितना वर्ग था, 8 वर्ग था। इसने कुछ तत्वों को सजाने के बाद, है ना, कुछ ही मेडलिफ टेबल नहीं देकर रखे यहाँ पे, है ना।
तो कुछ तत्वों का जो है ना परमाणु पहले क्या किया, परमाणु को वर्तक्रम में सजाया, परमाणु को वर्तक्रम में सजाया, सजाने के बाद एक पेरियड टेबल बनाया जिसमें 6 आवर्त था और 8 वर्ग यानी 8 ग्रुप 8 समूह था। तो इसमें कुछ तत्वों का जो है ना लागू, कुछ तत्वों पर ये मेडली पेरियड टेबल लागू हो सका, बाकी आगे लागू नहीं हो सका। तो इसका भी कुछ कमियां रह गया, तो इसके कमी की बात करेंगे अभी, ठीक है, इससे कमी की बात करेंगे अभी। देख सकते हैं मेडली आवर्त सारणी का मापदंड को लिखिए। तो मेडली आवर्त सारणी का मापदंड निम्नलिखित है। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में क्या किया था, सजाया था। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को क्या किया था, आरोही क्रम में सजाया था। समान गुण वाले तत्व एक ही समूह का था, ठीक है, समान गुण तत्व एक ही समूह में रखा गया था, ठीक है। ये मापदंड था किसका, मेडली का। और तत्वों के हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड के सूत्र को है ना गुणधर्म मानकर वर्गीकरण किया गया था। तत्वों को जो है ना ऑक्साइड के गुणधर्म मानकर किया गया था, हाइड्रोजन ऑक्साइड गुणधर्म मानकर वर्गीकरण किया गया था। और इसमें 6 आवर्त और 7 ग्रुप थे, ये क्या था, सीमा था।